नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी एडू कैरियर में। और जैसा कि हम लगातार इस पाठ को अभी तक 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं, आज ये हमारी तीसरी क्लास है इस चैप्टर को लेकर के, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक की बात जिसमें की गई है। तो शुरू करेंगे आज भी अपने इस वीडियो को। सबसे पहले रोज़ाना की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप अपने वी एडू कैरियर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे मोटिवेट होने से मैं आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश करता हूं। और ये तो साइकोलॉजी का वैसे एक नियम भी है अगर देखा जाए तो, कि जब तक कोई उत्प्रेरक नहीं होगा तब तक एक इंसान या कोई भी जीव अच्छा काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएगा। तो ठीक वैसे मुझे भी प्रेरणा चाहिए, और वो प्रेरणा आपके एक शेयर, आपके एक सब्सक्राइब, आपके एक लाइक से ही मिलती है। हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर चलने वाले व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को, आज के अपने इस चैप्टर को, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में है। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। हमारे अतीत जो पुस्तक है, उस हमारे अतीत पुस्तक से इस चैप्टर को मैं शुरू कर चुका हूं। और इसमें कल जितना हमने पढ़ा उसमें हमने गांधी जी के प्रवेश को देखा कि गांधी जी किस तरह से भारतीय राजनीति में या उस राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। यहाँ पर अंत में हमने जब भगत सिंह के बारे में पढ़ा था तो उससे ऊपर ही एक चित्र दिया गया था जिसमें लिखा गया है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारी। साइमन कमीशन जिसको भारतीयों के लिए भेजा गया था, भारतीयों की मांग पर भेजा गया था, लेकिन इस 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में एक टीम जो थी, इस टीम में कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। तो 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा 1927 में। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था कि सरकार कैसे बनेगी, आज़ाद करने के बाद परिस्थितियाँ कैसे बनेंगी। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और उसका विरोध हमने किया। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। और इसी प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया पंजाब में, तो उनको चोट लगी और उनकी मृत्यु हुई, जिसका बदला भगत सिंह ने आगे जाकर के लिया। ये चीज़ हमने कल देख ली थी कि उसी सैंडर्स की मृत्यु के बाद भगत सिंह ने जब सैंडर्स को गोली मार दी तो उसके बाद उनको पकड़ लिया गया। लेकिन कब, जब उन्होंने उस सदन में जाकर के, संसद में जाकर के जब बॉम्ब फोड़ा, तब उनको पकड़ लिया गया और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दी गई। हालांकि वो चीज़ जायज़ नहीं थी, सही नहीं थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त केवल अंग्रेज़ों का दबदबा था, उन्हीं के नियम कानून चलते थे, तो ऐसे में भगत सिंह को फांसी दी गई। आगे हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में ही, उनके द्वारा किए गए दांडी मार्च के बारे में, जो कि स्वराज पाने के लिए एक लड़ाई का शुरू की गई लड़ाई का एक पहला कदम के रूप में था। पहला कदम तो खैर इसको नहीं कह सकते, पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, यानी पूरी तरह से भारत भारतीयों के हाथ में आने वाला नहीं था। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था, यानी नमक कब कितनी मात्रा में बनेगा, कितनी मात्रा में बिकेगा, उस पर कितना कर लगाया जाना है, ये सारी चीज़ सरकार के अधिकार में थी। जबकि वो सारे काम होते हमारी ही धरती पर थे, लेकिन फिर भी सरकार अंग्रेज़ों की थी तो नियम कानून भी उन्हीं के चलते। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था, और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। यानी ये जो नमक को लेकर के बातचीत शुरू हुई या नमक को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें अमीर और गरीब दोनों शामिल थे, क्योंकि नमक दोनों की ज़रूरतों को पूरी करता था। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर, कहाँ से कहाँ तक, साबरमती से दांडी तक पैदल चलकर गए, और उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है।
तो ये जो यात्रा शुरू हुई वो कब, 6 अप्रैल 1930 को। उन्होंने पानी उबालकर नमक भी बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के लिए, जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उसका निर्मम दमन करने के लिए बिना ममता, निर्मम मतलब जिसमें कोई ममता का भाव ना हो, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाला गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता से मतलब क्या है कि संपूर्ण भारत जितने भागों में बटा हुआ था, उस में जितने प्रांत या जितने राज्य शामिल थे, उनमें स्वायत्तता प्रदान कर दी गई कि जो राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए संविधान के तहत काम करना चाहता है, वो अपने आधार पर स्वायत्तता ले सकता है। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। प्रांतीय विधायिकाएं मतलब जैसा मैंने भी कहा कि वहाँ की विधानसभा के अंतर्गत चुनाव करवाए जाएंगे और उस आधार पर राज्य अपना शासन चला सकते हैं। ऐसा उस समय प्रांतीय विधायिकाओं के तहत जारी किया गया नोटिस था, या प्रांतीय स्वायत्तता के तहत जारी किया गया एक आदेश था। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि उस समय सभी अंग्रेज सरकार से पीड़ित हो चुके थे, परेशान थे। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जो कि 1939 से 1944 तक चला। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। यानी हिटलर जो था, उसकी तानाशाही के कारण भारतीय अंग्रेज़ों का सहयोग करने को तैयार हो गए। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाए। अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार में विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया। यानी कांग्रेस की जो सरकारें उस समय बनी हुई थी, उन्होंने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया कि अगर आप हमें आज़ादी नहीं दे सकते तो हम आपका सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस में 1931 में। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला या पहली महिला जो थी वो कौन? सरोजिनी नायडू। ये प्रांतीय स्वायत्तता शब्द जो ऊपर आया उसके बारे में यहाँ दिया भी गया है कि संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। यानी जैसा कि मैंने भी कहा कि भारत के नक्शे में जितने प्रांत या जितने भी राज्य उस वक्त आते थे, उन राज्यों में स्वतंत्र अधिकार लेने का या स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार जिन राज्यों को दे दिया गया वो प्रांतीय स्वायत्तता कहलाया। प्रदर्शनकारी हर जगह से लोहा ले रहे थे, हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, हज़ारों से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। अब अंत में आता है भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद का भारत, कि ये सारे प्रयास जब भारतीय लोगों ने, भारतीय आंदोलनकारियों ने और कांग्रेस सरकार ने या कांग्रेस पार्टी ने करके देख लिए, तब उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का सहारा लिया गया। तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वे फ़ौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फ़ौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय लोग पूरी तरह से अंग्रेज़ों से प्रताड़ित हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए।
1942 में ये आंदोलन शुरू हुआ था और 1943 तक अंत तक, मतलब लगभग 1 साल में, और लगभग 1000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी अंततः सरकार को, अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को मजबूर होना पड़ा, भारतीयों की दृढ़ता को देखते हुए, मजबूती को देखते हुए कि ये लोग अब झुकने वाले नहीं हैं। फिर स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, कि जब स्वतंत्रता की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई, जब स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज सरकार के भी दिमाग में ये चीज़ बैठ गई या उनके भी समझ में ये बात आ गई कि अब भारतीयों को आज़ाद करना ही होगा, तो किस तरह भारत विभाजन की ओर बढ़ा। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। यानी इसमें ऐसा नहीं कहा गया था कि या तो भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और या फिर पाकिस्तान नाम का कोई नया देश या स्थान बना दिया जाए जहां पर मुस्लिम जाकर के रहें। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की? क्योंकि 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यह मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि 1937 के दौरान करवाए गए चुनाव में मुस्लिम लोगों को ज़्यादा बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया या उसमें उनके उम्मीदवार ज़्यादा खड़े नहीं किए गए। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए, यानी आने वाले समय में हो सकता है उनको टिकट वगैरह ही ना मिले, उनके लोगों को चुनाव ही ना लड़ने दिया जाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। तीस के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की, यानी कांग्रेस भी उनको साथ लेकर के नहीं चल पाई, उनकी रणनीति भी सटीक ढंग से काम नहीं कर पाई। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, यानी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अगर कोई करेगा, उनके मन की बात अगर कोई अंग्रेज़ों तक पहुंचाएगा, तो वो केवल मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि है, उसके लोग हैं। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। यानी कांग्रेस दूसरी तरफ ये बात कर रही थी कि मुस्लिमों का जो नेता है या मुस्लिमों की बात अगर सही ढंग से कोई रख सकता है तो मुस्लिम लीग ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। यानी लीग के लिए ये बात साबित करना ज़्यादा आसान हो गया कि हम मुस्लिम अलग हैं और कांग्रेस अलग। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा, जिसमें लॉर्ड LAS के नाम से स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और लॉर्ड इरविन, जहाँ तक मुझे याद है वो तीनों लोग शामिल थे। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों से सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था, यानी ये निश्चित हो गया था कि देश का विभाजन होकर के रहेगा। तो ये जो 3 लोगों का दल भारत में आया था उसको नाम क्या दिया गया? कैबिनेट मिशन।
तो कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे भी गए। तो भारत में आंदोलन वगैरह होना कोई नई बात नहीं है, हम लोगों ने यहीं से आज़ादी पाई है। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बन गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। यानी जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हम इतने सालों से प्रयासरत थे, हम इतने सालों से कोशिशें कर रहे थे, कितने लोगों को जेल जाना पड़ा, कितने लोगों को गोलियां खानी पड़ी, कितने लोगों को अंग्रेज़ों ने मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद जो आज़ादी हमको प्राप्त हुई वो आज़ादी इस तरह की थी जिसमें हमने कई अपनों को फिर से खोया। इसीलिए शायद पाकिस्तान को आज हम इस नज़र से देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रति के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की और शायद इसीलिए कहा जाता है कि भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान या भारत में उस वक्त रहने वाला प्रत्येक मुसलमान नहीं चाहता था कि भारत का विभाजन हो, बल्कि कुछ एक मुसलमानों की अपनी जिद की वजह से भारत का विभाजन हुआ, जिसका नुकसान हमें आज तक उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है नवाज, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन नाम से हमने इस चैप्टर को पढ़ा। और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन था, इस आंदोलन में हमने जितना कुछ अभी तक देखा वो सब उस प्रक्रिया से शुरू होकर के वहाँ तक था जहाँ तक हमको आज़ादी प्राप्त हुई। और माफ़ कीजिएगा, मैंने एक जगह बीच में 1944 शायद बोल दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने का समय, जबकि वो 1939 से लगा करके 1945 तक चला था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ वो 1939 से 1945 तक था। तो इस तरह से पूरा होता हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, चैप्टर नंबर 9। और अगला चैप्टर हम फिर अगली क्लास में नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।